अगर हमारे पिताजी के बाद अगर कोई किसी को सबसे ज़्यादा हम स्थान अपने निजी जीवन में दिए हैं तो वो स्थानीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी हैं। अगर बोला जाए हम लोगों का पॉलिटिकल गुरु, तो हम लोगों को अगर सही रास्ते पे अगर ले जाने का कोई काम किया तो बस एक ही व्यक्ति हमारे बीच में है, हमारे स्थानीय विधायक प्रदीप है, जो अभिभावक भी हैं, गार्जियन भी है, गलती होने पे डांटते भी हैं और समझाते भी हैं। आपने जैसे कहा कि पता नहीं किस तरह से मैं राजनीति के दलदल में फंस गया, 2 लाइनें कहा कि राजनीति में कैसे चला गया या फिर कैसे फंस गया, तो क्या आप राजनीति को भी ऐसा ही दलदल मानते हैं? हम एक चीज देखते हैं कि पॉलिटिक्स का कोई एक चेहरा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ ऊपर कुछ और रहता है, नीचे कुछ और दिखता है। अगर कोई किसी दल का व्यक्ति है और उसको मेरा जरूरत है, हम उसका मदद नहीं कर पाए तो फिर वैसा पॉलिटिक्स करने का कोई जरूरत, तो हमको लगता है कि फिर वो गंदा पॉलिटिक्स होगा, वो राजनीतिक नहीं है। लेकिन जिस दल में वो गए, जिस दल में गए वो हम लोगों को सूट नहीं कर रहा था, मजबूरी था हम लोगों को फिर कांग्रेस में आना। पार्टी की बात करें, मजबूरी था हम लोगों को कांग्रेस में आना। अच्छा, चूंकि हम पहले ही बोले कि एबीवीपी का हम विरोधी शुरू से रहे हैं। चूंकि अभी हमारा भी यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है प्रखंड अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का, जिला सेक्रेटरी का। जो जितना ज्यादा मेंबर बनाएगा वो व्यक्ति जिला अध्यक्ष होगा, वो प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो जिला महासचिव होगा, वो जनरल सेक्रेटरी होगा प्रदेश, जो जितना वोटिंग कराएगा। दैट मीन्स, और उल्टे हाथे अगर हम दूसरे दल का बात करें तो वहाँ सिलेक्टेड होता है, हम लोग के यहाँ बाय इलेक्टेड होता है। ये है यूथ कांग्रेस की खासियत। रूट स्तर पर जो राहुल गांधी का भी सोच आया है, उनका आप 3 लाइन सुने होंगे कि पहले 2 तरह का घोड़ा होता था, एक रेस का घोड़ा, एक बारात का घोड़ा। अब राहुल गांधी जी एक घोड़ा और निकाले हैं, वो है लंगड़ा घोड़ा। अगर कांग्रेस जिस तरह अभी सुधर मना अपने आप को अपग्रेड कर रही है, ये हमको लगता है कि 10 साल पहले अपग्रेड करना था, जो हम लोग बोल सकते हैं आवंटन के साथ है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जीएसटी का पैसा आज तक हमको भारत सरकार नहीं दिया, हमारा रॉयल्टी का पैसा आज तक हमको भारत सरकार नहीं दिया, जिसके चलते हमारे राज्य का विकास रुका हुआ है। बंगाल के बारे में हम लोग देख रहे थे, बिहार के बारे में देख रहे थे, यूपी के बारे में देख रहे थे। जब राजहित का बात आता है तो वो भाजपा का सांसद हो, सपा का सांसद हो, कांग्रेस का सांसद हो, सब एक होकर केंद्र को चैलेंज कर देता है। आप ये देखिए, एक बार भी हमारा एक भी सांसद प्रधानमंत्री को ये सीधा सवाल किया कि मेरे राज्य का 1,36,000 करोड़ कहाँ है? 5 के अलावे अभी आप भाजपा का जितना भी सांसद जीता है, एक आध को छोड़कर, आप बता दीजिए कै वो यहाँ हमारे झारखंड का लोकल सांसद है? लोकल रेजिडेंट है ही नहीं है। आप बताइए, पीएन सिंह यहाँ का है, निशिकांत जी यहाँ का है, संजय सेठ यहाँ का है, कौन है यहाँ का? बता दीजिए। बस यही है, हम बता रहे। सबसे बड़ा बात क्या है कि झारखंड को भाजपा लूट का अड्डा बना। अभी देख लीजिए ना, उड़ीसा में तो अभी भाजपा की सरकार बनी ना, उड़ीसा में भी आदिवासियों को क्या स्थिति आप देख लीजिए। हमारे यहाँ उद्योग के नाम पे यहाँ अडानी बैठ गया। दुर्भाग्य की बात है, मतलब नॉर्मल बता रहे हैं। आज के डेट में हमको आप बता दीजिए कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे एनटीपीसी चलता हो, थर्मल पावर चलता हो और उस राज्य को बिजली नहीं मिलता हो? एक राज्य का नाम बता। 25% बिजली उसको देना है हमको, 13% वेरिएबल रेट में और 12% मेकिंग चार्ज में, उसको देना है हमको। हम खरीदेंगे क्या? वो तो 16 में से 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को दे रहा है। आज अडानी का आप चर्चा अगर उठ गया है, अगर हमारे स्थानीय विधायक प्रदीप यादव जी नहीं रहते, आज वहाँ के किसान को पूछ लीजिए, क्या उनको 53 लाख रुपया प्रति एकड़ जमीन का पैसा मिल पाता? उस समय भी प्रदीप जी अडानी कंपनी के विरोध में नहीं थे, उसके नीति और सिद्धांत के विरोध में थे कि तुम अगर बिहार में 1 एकड़ का 1 करोड़ रुपया दे रहे हो, बंगाल में 1 एकड़ का 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हो, तो तुम हमारे यहाँ 22 लाख 23 लाख रुपए रेट कैसे फिक्स कर दिए? अडानी के चलते उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया गया। हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन अडानी को तब मानेंगे जब वो हमको 25% बिजली यहाँ देता, झारखंड को देगी, यहाँ पे एक रोजगार का हब बनता, तब हम उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन मानते हैं। आपको पता होगा कि अडानी को टैक्स भी नहीं दे रहा है। जब इसको गंगा किनारे का ही बसना, पानी ही का जरूरत था, भैया आप कहलगांव ले जाते ना, आपका घर था सांसद महोदय का, ले जाते कहलगांव, बगल में गंगा था, लगा देते पावर प्लांट। फरक्का ले जाते, क्या दिक्कत था? बांग्लादेश को ही बिजली देता, फरक्का से जाता बिजली, क्या दिक्कत था? क्योंकि यहाँ पब्लिक को बुर्बक बना के पैसा भजाना था। बंगाल के आदमी को नहीं टक पाएगा, कहलगांव में दुबे जी का नहीं चलेगा, क्योंकि आदमी वहाँ होशियार है। वहाँ प्रत्येक महीना नरेगा का पेमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल तो उठता है ना यहाँ के सांसद पे, यहाँ के भाजपा के टीम पे। हाँ ठीक है, भाजपा में हमारे गडकरी जी हैं, उनका हम लोग तारीफ करते हैं। उनका सोच कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के लेवल पे उनका हम तारीफ करते हैं। अगर केंद्र में भारतीय हमारे केंद्र सरकार में अगर सबसे अच्छा कोई लीडर है तो गडकरी जी, जो हम अपने गारंटी पे बोल सकते हैं कि उनके जैसा व्यक्ति अभी भाजपा में कोई नहीं है।
नेतृत्व उसे नहीं कहते जो मंचों से सुनाई देता है, बल्कि उसे कहते हैं जो सड़कों पर साथ चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सूरज कुणाल। साथ ही साथ आज हमारे जो मेहमान हैं वे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिलहाल अगर उनके पद की मैं बात करूं तो वो झारखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, और साथ ही साथ अगर मैं ये कह दूं कि गोड्डा की आने वाली आवाज है वो, तो ये भी गलत नहीं होगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर विकास कुमार सिंह जी का। सबसे पहले तो भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत 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 धन्यवाद, खास करके सूरज जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि हम लोग सर एक पॉडकास्ट टाइप का करते हैं, एक ओवरऑल इंटरव्यू नहीं है ये, तो हम लोग कहानियों को लाते हैं। तो कहानी की शुरुआत जब भी होती है तो शुरू से मजा आता है ज्यादा सुनने में। तो आप शुरुआती तौर कुछ बताइए, अपना कॉलेज का दिन, यही सब। देखिए, इस लाइन में हमें तो आना नहीं था। हम एनसीसी के एक बहुत अच्छे कैडर थे। अच्छा। और 10+2 से गोड्डा कॉलेज तक एनसीसी के कमांडेंट भी रहे हम। स्कूलिंग +2 से हुई? हाँ, +2 से। और जितनी भी बड़ी बड़ी कैंप होती है, फायरिंग रेंज होती है, वो सब हम लोगों ने किया है एनसीसी में। और एनसीसी एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक स्टूडेंट लाइफ का होता है। और हम लोगों को अच्छे से एनसीसी में जो अनुशासन मिलना था वो मिला। राजनीतिक में तो हम लोग बाय मिस्टेक फंस गए या आ गए, क्योंकि स्टार्ट होता है हम लोग का गोड्डा कॉलेज से। और उन दिनों एबीवीपी एक संगठन हुआ करती थी जिसके विरोध में हम लोग काम कर रहे थे। स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे 2004 में कॉलेज का पॉलिटिक्स स्टार्ट करते करते फिर मौका अगर हम लोगों को सही ढंग से मिला तो झारखंड विकास छात्र मोर्चा में, क्योंकि नई नई पार्टी बनी थी। उस समय गोड्डा कॉलेज में चुनाव भी होना था 2007 के समय में। और उस समय कम समय में हमको लगता है जिस समय झारखंड विकास छात्र मोर्चा बना था और तुरंत छात्र संघ का चुनाव का डिक्लेरेशन हो गया था। आने फौने समय में हमको लगता है कि हम लोग गोड्डा कॉलेज से लेके धमड़ी कॉलेज तक, उस समय गोड्डा कॉलेज, महिला कॉलेज, पत्रगामा कॉलेज, परसा कॉलेज, धमड़ी कॉलेज में आने फाने में हम लोगों ने अपने दोस्त को, सर्किल को संगठन से जोड़ के, क्योंकि दलगत चुनाव था नहीं, वो सिंबॉलिक था कि हम समर्थन देके, नहीं होता है ना जैसे अभी चुनाव हम लोग नगर का होगा या पंचायत का होगा कि ये मेरा समर्पित उम्मीदवार। अच्छा। वो उम्मीदवार को हम लोग उतारे और उस समय से थोड़ा सा राजनीतिक जीवन हम लोगों का चेंज होना स्टार्ट हुआ और पॉलिटिक्स के प्रति इंटरेस्ट, ये टर्निंग पॉइंट जगना स्टार्ट हो गया। और ऐसा जग गया कि जुनून की हम लोग 5 कॉलेज में 25 पद का चुनाव होना था, जिसमें से 18 पद हम लोग चुनाव जीत गए थे झारखंड विकास आपकी झारखंड विकास छात्र मोर्चा के बैनर। और वहां से फिर हम लोग का जिज्ञासा हुआ क्यों ना हम लोग यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ का अध्यक्ष और सचिव का चुनाव लड़ो। बस ऐसे ही शुरू हुआ। फिर 2009 में छात्र संघ का चुनाव हुआ। फिर कोई बहुत विवाद हुआ, एनओसीआई, बीजेपी, एबीवीपी, झारखंड विकास छात्र मोर्चा, जेबीसी, हम बहुत विवाद होते होते क्लैश होता रहा। मना ऐसा पीक पॉइंट हो गया कि अब हम लोग को लगने लगा कि हम लोग चुनाव छोटे स्तर पे लड़ा रहे थे, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ने लगा। और जिसका परिणाम ये हुआ कि एक टीम थी हम लोगों के साथ, क्योंकि शुरू से ही रहा है कि जो अपने साथ है उसको हमेशा साथ लेके चलना। ये आदत कुछ हम लोगों का पुराना था एक टीम में, जिसके चलते हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोगों को हमारे सर्किल अपने दम पर, इसमें प्रमुख बनाया 2015 में अपने दम पर। इसमें हमारे स्थानीय नेता थे जो हमारे गोड्डा प्रमुख, मेरी वाइफ पंचायत समिति बन के प्रमुख बनी। तो ठीक है, हमारे टीम ने हमारा साथ दिया। लेकिन हमारा जो अगर बोला जाए हम लोगों का पॉलिटिकल गुरु, तो हम लोगों को अगर सही रास्ते पे अगर ले जाने का कोई काम किया तो बस एक ही व्यक्ति हमारे बीच में है, हमारे स्थानीय विधायक प्रदीप भैया, जो अभिभावक भी हैं, गार्जियन भी है, गलती होने पे डांटते भी हैं और समझाते भी हैं। पॉलिटिकल गुरु भी कह सकते हैं। पॉलिटिकल गुरु नहीं, हम तो गुरु के साथ साथ अगर हमारे पिताजी के बाद अगर कोई किसी को सबसे ज्यादा हम स्थान अपने निजी जीवन में दिए हैं तो वो स्थानीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी हैं, जो एक अभिभावक के रूप में ये कभी ये फील होने नहीं दिए कि तुम कोई और हो। ये हम नहीं, हमारा ये पूरा टीम जानता है इस बात। और वो एक अच्छे नेता है, मतलब पॉलिटिक्स से हटके भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दरबार पे कोई, क्योंकि सीखना उनसे भी बहुत कुछ सीखे हम लोग। व्यवहार की बात है, नहीं, बहुत कुछ सीखे उनसे। आज के डेट में हम उनको कभी ये नहीं देखे हैं कि ये फल्ला पार्टी का इसका मदद नहीं करना है। बस एक ही सिद्धांत पे वो चले हैं कि जो हमारे दरवाजे पे आ जाए वो हमारा है, उसका मदद करना है। उसी सिद्धांत पे हम लोग भी चल रहे हैं। आपने जैसे कहा कि पता नहीं किस तरह से मैं राजनीति के दलदल में फंस गया, 2 लाइनें कहा कि राजनीति में कैसे चला गया या फिर कैसे फंस गया। तो क्या आप राजनीति को भी ऐसा ही दलदल मानते हैं? नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक चेहरा पॉलिटिक्स का नहीं है। हम जो देख रहे हैं आज का समय का जो
राजनीतिक है। मैं अपना अनुभव बताऊंगा। एक कोई होता है ना कि दूर से बोलता है कि राजनीति बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे नजर में हम अभी आप देखे भी होंगे जिस समय हम जिला परिषद का चुनाव मेरी वाइफ जीती, चेयरमैन का हम चुनाव लड़े, तो हम एक चीज देखते हैं कि पॉलिटिक्स का कोई एक चेहरा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ ऊपर कुछ और रहता है, नीचे कुछ और दिखता है। Actual में क्या है पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स के बारे में डिफिनेशन यही दिया जा सकता है कि कोई कभी भी कोई अपना हो सकता है, कोई भी पराया हो सकता है। ओवरऑल कही जाए तो ये जो है सामाजिक काम से बिल्कुल हटके है पॉलिटिक्स। और आप जिस सामाजिक कार्य में हैं आप उसको करते रहिए, वही आपको एक अच्छा नागरिक या अच्छा नेता बना सकता है। आपके बीच में जो है उसका समस्या का समाधान कीजिए। आप अभी क्या खुद को मानते हैं, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता या फिर पॉलिटिशियन? पॉलिटिक्स एक माध्यम है समाज को जोड़ने का, लेकिन समाज पे कभी पॉलिटिक्स भारी पड़ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी दल का व्यक्ति है और उसको मेरा जरूरत है, हम उसका मदद नहीं कर पाए, तो फिर वैसा पॉलिटिक्स करने का कोई तो हमको लगता है कि फिर वो गंदा पॉलिटिक्स होगा, वो राजनीतिक नहीं है। अगर हम मान लीजिए किसी पद पे हैं, जैसे अभी आज के डेट में मेरी वाइफ जिला परिषद है गोड्डा पूर्वी की, और हमारे दरवाजे पे 12 बजे कोई आ जाए तो भैया हमका जरूरत है, हम उसका मदद नहीं कर पाए, तो हमें लगता है कि हमें वैसे प्रतिनिधि रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी फिलहाल के लिए कांग्रेस ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो कांग्रेस को आपने कब चुना था और क्यों चुना था? देखिए हम लोग जेवीएम को बहुत प्यार करते थे, जेवीएम को हम लोग सींचे थे, और जितना हम लोग जेवीएम के लिए मेहनत किए थे, इसीलिए कभी कभी हम लोग रात में सोते हैं तो बाबूलाल जी को थोड़ा सा अंदर से हम लोग कोसते हैं। इसलिए कोसते हैं कि अगर हम लोगों का जो क्रीम लेयर था, जो पॉलिटिक्स में हम लोग का जो जोश था वो जेवीएम में था, वो पार्टी को किसी और दल में विलय कर देते, हमें कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन जिस दल में वो गए, जिस दल में गए वो हम लोगों को सूट नहीं कर रहा था। मजबूरी था हम लोगों को फिर कांग्रेस में, पार्टी की बात करें, मजबूरी था हम लोगों को कांग्रेस में आना। अच्छा, क्योंकि हम पहले ही बोले कि एबीवीपी का हम विरोधी शुरू से रहे हैं। क्योंकि अभी हमारा भी यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है प्रखंड अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का, जिला सेक्रेटरी का। जो जितना ज्यादा मेंबर बनाएगा वो व्यक्ति जिला अध्यक्ष होगा, वो प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो जिला महासचिव होगा, वो जनरल सेक्रेटरी होगा प्रदेश, जो जितना वोटिंग कराएगा। दैट मीन्स, और उल्टे हाथे अगर हम दूसरे दल का बात करें तो वहाँ सिलेक्टेड होता है, हम लोग के यहाँ बाय इलेक्टेड होता है। ये है यूथ कांग्रेस की खासियत। और बड़े बड़े नेता जो चाहेंगे वही होगा, इस तरह का कोई नहीं है। यहाँ पे रूट स्तर पर जो राहुल गांधी का भी सोच आया है, उनका आप 3 लाइन सुने होंगे कि पहले 2 तरह का घोड़ा होता था, एक रेस का घोड़ा, एक बारात का घोड़ा। अब राहुल गांधी जी एक घोड़ा और निकाले हैं, वो है लंगड़ा घोड़ा। अब इनका कहना है जो रेस का घोड़ा है वो रेस में जाएगा, जो बारात का घोड़ा है वो बारात में जाएगा, और जो लेंगड़ा घोड़ा है वो चुपचाप आराम करे और अपना राशन पानी खाए। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो राहुल गांधी का सोच है कि बड़े लीडर जो डिसाइड करेंगे वो नहीं होगा। पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर जो कार्यकर्ता का निर्णय होगा वही राष्ट्रीय निर्णय होगा। तो ओवरऑल जितने भी कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं उस अनुसार ये डिसाइड होगा कि आप बनेंगे अगला जिला अध्यक्ष या फिर जिला परिषद? नहीं, वो देखिए, वो सबसे बड़ी बात है कि अभी यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, क्योंकि अब तो हम लोगों का यूथ कांग्रेस से एज हम लोग का एक्सपायर हो गया। हम लोग यूथ कांग्रेस में 18 से 35 साल का ही नौजवान लड़का कर सकता है, क्योंकि उस एज से हम बाहर हो गए, हम 37 के हो गए, तो उस दायरे से हम बाहर आ गए। फिर भी कांग्रेस के साथ हैं, आगे पार्टी जो दायित्व देगी हम लोग चलाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको पहले ही बोले कि हम लोग एक सामाजिक संरचना से जुड़े हुए हैं, और सामाजिक कार्य में लगे हुए व्यक्ति को कभी दिक्कत नहीं होता है, तो जितना ही हम जानते हैं। और हम लोग का बस एक ही काम है, सवेरे उठे, जिसका जो काम है उसके काम में लगे। ये कोई नया बात नहीं है कि आज फलना का काम आया तो हॉस्पिटल में गए फोटो खिंचा ली। शायद ये सब चीज से हम लोग बहुत दूर रहे, और उससे दूरी भी बनाना चाहिए। ठीक है, आज का सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ प्रचार भी व्यक्ति का होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि जैसे अब हम कुछ हॉस्पिटल में फल देने गए तो 4 लड़का, वो सब थोड़ा हमको गंदा लगता है। लॉलीपॉप भी देने के वो थोड़ा हमको गंदा लगता है। हम किसी गरीब बच्चे को कॉपी किताब दे रहे हैं, आप फोटो खिंचा रहे हैं, वो गंदा लगता है। वो एक समाज का अच्छा पहचान नहीं है। मतलब अगर आप दान, अगर हम किसी का मदद कर रहे हैं तो बस वो व्यक्ति जाने और हम जाने, जो मेरा अपना खुद का सोच है। हम अगर किसी को मदद कर रहे हैं तो वो जाने और हम जाने। ओवरऑल कहा जाता था कि दान अगर आप इस हाथ से देते तो इस हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ऐसा हो गया कि छोटी छोटी चीजों को भी लाया जा रहा है। क्या
युवाओं में आपका बहुत ज्यादा क्रेज है, मतलब देखा जाए तो ओवरऑल मैं भी इसी क्षेत्र का एक युवा हूँ, तो क्षेत्र घूमता हूँ तो उसमें पता चलता है कि युवाओं में जो आपका क्रेज है वो अलग ही लेवल का है। तो ये कौन सा कनेक्शन आप जोड़ देते हैं? कनेक्शन बस एक चीज जान लीजिए कि जो हमने अपने नेता प्रदीप भैया से सीखा है, उनसे यही सीखा है कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है उस व्यक्ति को कभी मत छोड़ो। तुम किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, लेकिन उस व्यक्ति को मत छोड़ो। और जिस दिन उस व्यक्ति को तुम छोड़ दिए तो हो सकता है कि तब तुम गिरोगे तो फिर तुम नीचे बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा बात है कि कोई नया लड़का हो या कोई मेरा अपना खुद दोस्त हो, सर्किल हो, हमारा कैडर हो, हमारे लिए जो खड़ा है, ये मेरी दायित्व बनती है कि हम भी उसके लिए खड़ा रहें। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल में आप चले जाइए, अगर आपके पास एक टीम है, अगर वो टीम आपके पास नहीं है और किसी व्यक्तिगत दल में है, तो फिर आपका वहां कोई वैल्यू नहीं है। और टीम का मतलब जब एक टीम में जा रहे हैं तो टीम में सबसे बड़ा बात क्या होता है कि वो टीम जब अगर आपका बन गया तो सबसे पहले आपको मोह भंग करना होगा। मोह भंग करना होगा आपको अपने व्यक्तिगत जीवन का थोड़ा मोह भंग करना होगा। घर परिवार से ऊपर उठ के सोचना होगा। ये अगर हम सोच लिए कि वो मेरा भाई है और मेरे भाई से मेरा कैडर का विवाद हो गया तो हम भाई की तरफ से खड़ा हो जाएं, दैट मीन्स आप रॉन्ग है, हो सकते गलत है। अगर आपका भाई का गलती है तो आपको उसको भी पनिश करना होगा। अगर आप एक संगठन चला रहे हैं, एक सर्किल चला रहे हैं, तो ये सबसे पहला आपका ये दायित्व बनता है। हम अगर अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत हम लोग के पास ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, ये फलना समुदाय, लेकिन ये हमारा टीम है, मजबूत टीम है, जो खुद बैठकर सामने आता है, खड़ा होता है, नहीं ये गलत है, एट मीन्स ये गलत है। ये आपको सबसे पहले कि ये सोच अपने अंदर लाना होगा कि वो आप पे ट्रस्ट करे, विश्वास करे, क्यों करे। वो अगर अपने घर से निकला है आपके भरोसे, तो वो आप पे भरोसा क्यों करे। अगर वो आप पे भरोसा कर रहा है, एट मीन्स आपको वो बहुत कुछ समझ रहा है। और वो आपको अगर बहुत कुछ समझ रहा है, अगर आप उसके भरोसे को तोड़ दिए तो उसके चलते आपका पूरा टीम का भरोसा टूट जाएगा। ये जो हम लोग का अपना सोच है। अरे ये अच्छा समझ सर, जैसे कि आपने कहा कि जब आप सामाजिक जीवन जीने लगते हैं तो पारिवारिक जीवन से आपको थोड़ी सी दूरियां या फिर ये कहें उतना समय नहीं दे पाते, तो ये चैलेंजेस आपके साथ भी आए होंगे, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा सा खट्टा मीठा, दोनों ही पॉलिटिक्स खट्टा मीठा ये अनुभव है। हम क्या बता सकते हैं इसमें, क्योंकि पारिवारिक लाइफ में भी है। अगर रोज आप रात में लेट से घर आ रहे हैं, दिन में सवेरे घर खाना खाने नहीं आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगा। तो ये तो खट्टा मीठा अनुभव है, इसको ज्यादा बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उनका भी अपना सोच है, घर का परिवार का भी, कि दिन भर ये कहाँ रहता है। वो भी तो पॉलिटिक्स से ही जुड़ी है, तो वो तो समझ सकते हैं। आखिर बात को समझती है, अगर नहीं रहती तो और ज्यादा नहीं समझती। अभी तो समझ रही है, लेकिन अगर नहीं रहती तो और नहीं समझती। दिन भर कर क्या रहे हैं आप। आखिर एक नॉर्मल परिवार जो होता है मिडिल क्लास का, यही सोच होता है ना कि दिन भर काम करें, रात में घर जाएं, सवेरे उठें, परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करें, संडे हो, ट्यूसडे हॉलीडे हो, कहीं घूमने चले जाएं। ये जो एक हम लगता है जो आम परिवार का जो सोच है, यही सोच। लेकिन थोड़ा हम लोगों का रूट डाइवर्ट हो गया है, थोड़ा वो भी समझती है, थोड़ा हमको भी समझना पड़ता है। लास्ट आप लोग हॉलीडे कब किए हुए थे, मतलब फ्री माइंड से? ऐसा हमको लगता है कि लास्ट वाटर पार्क गए थे बच्चे के जीत पे। क्योंकि बच्चे लोगों का जीत था, गर्मी का छुट्टी था, पापा गोवा ले जाएंगे, पापा भुवनेश्वर ले जाएंगे, पापा तो कहीं नहीं ले गए, तो वाटर पार्क ले गए। भाई ये लास्ट था परिवार के साथ। अब दोबारा से अगर रुक करें पॉलिटिक्स की ओर, तो अगला क्वेश्चन यही है सर कि जैसे कि अभी देवडार को प्रखंड बनाने की मांग तेज हो रही है, ये मामला कब से आ रहा है? ये बहुत पुराना मामला है, ये 1990 से ये मामला आ रहा है। और चूंकि वो एक सुदूर इलाका है, और आप लोग गए होंगे तो देखे भी होंगे, बहुत सुदूर इलाका है, और उस समय से मामला उठ रहा है कि देवडार को प्रखंड बनाया जाए। और जो भी सरकार का नया गाइडलाइंस भी आया है कि एक ब्लॉक में 2 थाना नहीं होगा, उस तर्ज में जो देवडार का मापदंड तय किया गया है, वो मापदंड, क्योंकि देवडार थाना क्षेत्र में जितना पंचायत है, उसी पंचायत को प्रखंड में दिया गया है। तो जैसे कि बहुत सारा, जैसे कि सरौनी का भी पंचायत बनाने की मांग उठ रही है, तो हम लोग को उस पे आपत्ति का है। बेलवड्डा का भी है, राजा हनवारा का है, आपका राजा बिटा का है, तो सब प्रखंड बने। तो इधर हाल फिलहाल में जिला परिषद में बैठक भी था, सब सहमति से, ध्वनि मत से 24 जिला परिषद जितना विधायक के प्रतिनिधि थे, मोहर लगा दिए कि नहीं भाई 5 प्रखंड बन जाए। विरोध का हाँ कोई गप, ठीक है, कुछ नासमझ टाइप के व्यक्ति है, समझ नहीं पाता है, उसका विषय पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि उस लेवल से थोड़ा सा हम लोग अलग हटके हैं। अभी जो हाल फिलहाल में बैठक भी हुआ है, आप लोग जिला परिषद से प्रोसीडिंग का कॉपी भी ले सकते हैं। तो चूंकि उसमें निर्णय लिया गया, 24 का 24 जिला परिषद उपलब्ध था, 9 ब्लॉक के प्रमुख उपलब्ध थे, सभी विधायक के प्रतिनिधि उपलब्ध थे, सांसद प्रतिनिधि उपलब्ध थे। वह ध्वनि मत से पारित हुआ कि
9 ब्लॉक को, 5 ब्लॉक को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। जैसे कि देखा जाए तो गोड्डा में जो है वो कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है अभी, कही जाए तो, क्योंकि ये जो हालांकि पोड़ियाहाट विधानसभा ओवरऑल कही जाए ये कांग्रेस की कभी थी नहीं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब से विधायक जी यानी कि प्रदीप यादव जी जो हैं वो यहाँ पर अपनी कमान संभाले हुए हैं, हालांकि वो बहुत पहले से, लेकिन कांग्रेस से जुड़ के भी किए तो कांग्रेस को और मजबूत हो। देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी दल पार्टी है। और इनके पास अपना एक विजन है, ठीक है। जहां तक बात बताए माननीय विधायक प्रदीप जी का, तो किसान 2 तरह का होता है, एक पट्टीदार होता है और एक खुद करता है। तो जो अब हमारे पास उपजाऊ जमीन है, सिंचाई का व्यवस्था है और हम दूसरे को बांटी देके चला रहे हैं, तब तो गलत है। और वहीं पे अगर कोई मेहनती किसान है और उसको पानी का व्यवस्था है, सिंचाई का व्यवस्था है, तो खेत को वो उपजाऊ बना लेगा। तो हम लोग माननीय विधायक को इतना जानते हैं कि संगठन के मामले में और संगठन सृजन के मामले में और अपने कार्यकर्ताओं को लेके इनके अंदर एक अलग जज्बा है। और कोई भी व्यक्ति आपसे तब जुड़ेगा जब आप उसको समय देते हैं। होता है जनरली यही होता है किसी भी राजनीतिक दल में कि चुनाव आया तो कार्यकर्ता को खोजा गया, चुनाव के बाद कार्यकर्ता को भूल गया। लेकिन हम अभी तक हमारे जो सीएनपी लीडर हैं प्रदीप भैया जी, इनके बारे में जो जान रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि पूरे झारखंड में कोई भी कार्यकर्ता है या कोई भी व्यक्ति इनको कुछ बोल दे और ये ना सुनता हो, ऐसा हम नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति हो उनके लिए करें, आम पब्लिक। इसीलिए इनसे जुड़ने का होड़ लगा हुआ है आदमी के बीच में। किसी भी दल में हो, कहीं भी हो, आदमी इनसे जुड़ना चाहता है। हाँ, देखा गया है अक्सर कि पार्टियां चेंज होती रही लेकिन एक व्यक्ति चेंज नहीं हुआ। मतलब विधायक आज 20 साल पहले से लेकर अभी तक है यही है, कई सारी पार्टियां भी चेंज हुई तो कांग्रेस मजबूत हुई है। इसके पीछे ओवरऑल जैसे 5 साल पहले का कांग्रेस को आप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं ना ही उसके पास कोई विजन था, जैसे कि नहीं विजन था, काम करने वाले व्यक्तियों का कमी था। क्योंकि अगर नहीं बोलना चाहिए, अगर कांग्रेस जिस तरह अभी सुधर मना अपने आप को अपग्रेड कर रही है, ये हमको लगता है कि 10 साल पहले अपग्रेड करना था। क्योंकि हो सकता है कि इतना बड़ा चेंजिंग अगर कांग्रेस में आ रहा है तो राहुल जी का जो पैदल यात्रा था, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद बहुत कुछ राहुल जी अपने से रीड कर रहे हैं और ठीक है। और इन्हीं से बहुत कुछ छन के बात आया जो आज हमारे राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी, वो कांग्रेस को भी अपग्रेड कर रहे हैं। और अपग्रेड करने में हमें लगता है कि अभी जो कांग्रेस का पूरे देश में स्थिति बन रहा है, गोड्डा ही नहीं पूरे देश में, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि अब बैकफुट पे बहुत जगह हमारे मोदी जी भी आए। जैसे ओबीसी जनगणना का जो मामला था, जाति जनगणना का मामला, उसमें देखिए भाजपा बैकफुट पे आ गया। क्यों आया? कारण था चूंकि अब पूरे देश में एक ऐसा मैसेज गया ओबीसी जनगणना, जाति जनगणना को लेके, जिसको लेके भी मोदी जी को बैकफुट पे आना पड़ गया। तो कांग्रेस भी अब स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, कुछ कमी था, कुछ बेसी था, कुछ आदमी कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे। अब धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, अब राष्ट्र लेवल पे हो रहा है, तो गोड्डा कॉन्फ्रेंस यहाँ भी होगा। आप अगले 5 साल में अपने आप को किस स्थान पर देखना पसंद करेंगे और चाहते हैं? हम अच्छे महादेव का भक्त हैं, हम महादेव के साथ ही रहना पसंद करेंगे और भगवान को हम यही बोलते हैं, हम जहाँ हैं हमको यहीं रखिए। और पॉलिटिक्स जितना पॉलिटिक्स में हम आज तक कभी लाइफ में ये नहीं सोचे थे कि मेरी वाइफ प्रमुख बनेगी। हम कभी लाइफ में नहीं सोचे थे कि हम अपनी वाइफ को जिला परिषद जिता पाएंगे। हम कभी नहीं सोच पाए थे कि आप आश्चर्य होगा आपके साथ कि मेरा टीम का ही जज्बा था, हिम्मत था कि पूरे झारखंड में नहीं पूरे देश में हम अपनी पत्नी को 2 पद पे चुनाव जिताए, पंचायत समिति और जिला परिषद में। ये पिछले बार तो हम जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करेंगे। बाकी बात जैसा महादेव चाहेंगे वैसा होगा। जैसा महादेव चाहेंगे, हालांकि महादेव हमेशा अपने भक्तों का भला ही चाहता है। बस उन्हीं के पीछे हैं हम लोग। और बहुत ज्यादा हमको ये नहीं है कि हमको ये करना है, क्योंकि बहुत चीज का आप सपना पाल लेते हैं और जब सपना टूटता है तो बहुत दर्द होता है। तो हम जैसे हैं जहाँ हैं, जैसा जब मौका लगेगा वैसा किया जाएगा। चलिए, एक बेतुका सवाल समझिए या फिर कोई भी ऐसा, मतलब कोई एक ऐसा नियम आ जाए जिसमें परिवार के किसी एक ही पर्सन है, परिवार का कोई एक ही पर्सन चुनाव लड़ सकता है या फिर पॉलिटिकल करियर में जा सकता है, अपना पॉलिटिकल करियर बना सकता है। तो जैसे कि आप अभी दोनों ही आप लोग जो है, मैं रंजना मैम के भी बारे में अभी बात करूंगा, तो आप दोनों ही को एक मौका ऐसा मिले कि वो किसी और पद पर चुनाव लड़े, आप किसी और पद पर, तो आप दोनों में से जो सैक्रिफाइस है वो कौन? चुनाव तो एक ही आदमी लड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि पंचायत समिति और
जिला परिषद में दिक्कत क्या हो गया था, अगर उस समय हम पंचायत समिति का चुनाव अपनी परिवार को नहीं लड़ाते तो हमारे यहाँ बिखराव हो जाता। और अभी जिसका दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ रहा है कि बहुत ऐसा काम है पंचायत स्तर पे, भी नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि उसका भी तुम चुनाव लड़ लेता, तुमको वही वोट मिलता तब ना, ये स्थिति था मेरे यहाँ। अच्छा, तो ओवरऑल कही जाए तो चुनाव आगे चलकर अगर मौका लगे तो आप लड़ना पसंद? देखिए हम नहीं, अब मान लीजिए, अब एक ही व्यक्ति पॉलिटिक्स करेंगे, या तो वो करेगी या तो हम बस साइडों की तरफ से पीछे से हैं तो रहेंगे। तो आगे का चुनाव मेरे नसीब में नहीं है। हम ना आज तक छात्र संघ का चुनाव लड़वाए लेकिन लड़ नहीं पाए, प्रमुख बनाए बन नहीं पाए, बस यही है हमारे साथ। और हमको लगता है, हमको डर भी लगता है, हम चुनाव हम लड़ा सकते हैं। हाँ, लड़ने में हमको थोड़ा सा मतलब बैकी हम अच्छा है, फ्रंट नहीं खेल पाएंगे। अच्छा, फील्डिंग हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको ऐसा लगे कि मौका लग भी जाए तो आपके अंदर क्या वो डर सा रहता है कि क्या पता आगे चलकर ये जनता है नहीं, जनता नहीं, हमको एक कार्यकर्ता बन के जो बैक से काम करने का जो अनुभव है, तो शायद हमको लगता है हम चुनाव लड़ के हम लगता है हमसे नहीं हो, जो खुद अपने आप में लगता है कि हम अच्छा आप फील्डिंग कर देंगे। नहीं होता है कि कार्यकर्ता को लाइनिंग करके वोटर को लाइनिंग, वो हमसे हो जाएगा। चुनाव लड़ने को लेके थोड़ा सा, क्योंकि एक बार नौबत भी आया था पंचायत समिति लड़ने का, जब मेरी वाइफ भी नॉमिनेशन की थी और हम भी नॉमिनेशन किए थे एक ही जगह से, एक ही पद पे, क्योंकि इसका नाम कटेगा एक ही जगह। हाँ, दोनों नॉमिनेशन किए। अच्छा, इसलिए किए थे कि मे भी उसका नॉमिनेशन कट जाए या मेरा नॉमिनेशन कट जाए। अब तो जनता कंफ्यूज हो गई। नहीं, फिर नॉमिनेशन जब वापस लेने का नौबत आया तो हम वापस लेंगे, इनको छोड़ देंगे। अच्छा, मतलब वो आप मतलब कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, कि कौन लड़ेंगे, चलो लास्ट में बोले तुम भी लड़ लो, हम वापस ले लें। अच्छा, चलिए, जैसे कि मैं अगर गोड्डा की स्थिति की बात करूं तो आप कैसा देख रहे हैं कि क्या विकास हो पा रहा है या फिर कहीं बहुत सारा चैलेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से रुका हुआ है? देखिए, विकास की राह में तो गोड्डा अभी चल रहा है, क्योंकि दो मंत्री है यहाँ पर, यहाँ चौमुहा विकास होना चाहिए। देखिए, सरकार का काम, सरकार तो विकास करना चाह रही है, लेकिन अभी आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या हमारे साथ आवंटन का है, जो हम लोग बोल सकते हैं आवंटन के साथ है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जीएसटी का पैसा आज तक हमको भारत सरकार नहीं दिया, हमारा रॉयल्टी का पैसा आज तक हमको भारत सरकार नहीं दिया, जिसके चलते हमारे राज्य का विकास रुका हुआ है। दूसरी बात, हम युवाओं को जिसे रोजगार का जो मामला है, वो 1,36,000 करोड़ के बारे में आप बोले, वो अभी तक नहीं दिया है और देगा भी नहीं। पता नहीं क्या विजन है, जहाँ चुनाव होता है वहां भी पैसा जा रहा है। ये दुर्भाग्य हमारे, यह दुर्भाग्य इसलिए है कि ठीक है, अगर हमारे यहाँ 14 सांसद है, अभी बंगाल के बारे में हम लोग देख रहे थे, बिहार के बारे में देख रहे थे, यूपी के बारे में देख रहे थे, जब राजहित का बात आता है तो वो भाजपा का सांसद हो, सपा का सांसद हो, कांग्रेस का सांसद हो, सब एक होकर केंद्र को चैलेंज कर देता है तो मेरा राज्य का विकास का पैसा कहाँ है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो जाता है कि ये फलना पार्टी का है, ये फलना पार्टी का है। आज के डेट में 14 में से 14 में से 5 सांसद तो इधर है इंडिया गठबंधन में, बाकी बात सांसद तो उनके साथ। आप ये देखिए, एक बार भी हमारा एक भी सांसद प्रधानमंत्री को ये सीधा सवाल किया कि मेरे राज्य का 1,36,000 करोड़ कहाँ है, 5 के अलावा। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि ये हमारे अंदर भी कमी है। हम अपने यहाँ के व्यक्ति को चुनाव नहीं जीता के हम बाहरी आदमी को चुनाव जिता देते हैं। अभी आप भाजपा का जितना भी सांसद जीता है, एक आंख को छोड़कर आप बता दीजिए कै वो यहाँ हमारे झारखंड का लोकल सांसद है, लोकल रेजिडेंट है ही नहीं। हम बताइए, पीएन सिंह यहाँ का है, निशिकांत जी यहाँ का है, संजय सेठ यहाँ का है, कौन है यहाँ का, बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं यही एक ओवरऑल ये हो सकता है कि ये यहाँ के नहीं है तो इनका बस खाना पूरी, बस यही है। हम बता रहे, सबसे बड़ा बात क्या है कि झारखंड को भाजपा लूट का अड्डा बना। अभी देख लीजिए ना, उड़ीसा में तो अभी भाजपा की सरकार बनी ना, उड़ीसा में भी आदिवासियों को क्या स्थिति आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनी ना बीजेपी की, वहां देख लीजिए कैसा जंगल उजड़ रहा है। आप पहले ये देखिए ना, मान लीजिए हमारे पास विजन होना चाहिए। अभी हमारे सांसद महोदय आए हुए थे निपनिया, हमको लगता है कि सोलर प्लांट का बारे में चर्चा करने के लिए। आप बताइए, नवीन जिंदल के पक्ष में आप बताइए, आप एक सांसद नवीन जिंदल का दलाली करे, ये शोभा देता है क्या? हमारे यहाँ उद्योग के नाम पे यहाँ अडानी बैठ गया, दुर्भाग्य की बात है। अपना नॉर्मल बता रहे हैं। आज के डेट में हमको आप बता दीजिए, कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे एनटीपीसी चलता हो, थर्मल पावर चलता हो और उस राज्य को बिजली नहीं मिलता हो? एक राज्य का नाम बता दीजिए। ये झारखंड में अडानी, तो कहा एलिगेशन लगाया जा रहा, मतलब कि केंद्र के द्वारा कि झारखंड सरकारी बिजली नहीं खरीद रही है। अरे हम हंसते क्यों? 25% बिजली उसको देना है हमको, 13% वेरिएबल रेट में और 12% मेकिंग चार्ज में उसको देना है हमको। हम खरीदेंगे क्या? वो तो 16 में से 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को दे रहा है, हम क्यों बिजली खरीदें उससे?
रिसेंटली अभी अडानी, जो गौतम अडानी जी है, उनका मीटिंग हुआ था हेमंत सोरेन जी के साथ जो, तो किस मुद्दे पर हो गए थे वो? तो मान लीजिए मुख्यमंत्री है, अभी मान लीजिए हमारे यहाँ अमित शाह है, तो प्रोटोकॉल है भाई, सीएम को तो जाना होगा। अब कोई उद्योगपति आ रहा है हमारे यहाँ उद्योग लगाने के लिए, लड़ाई हमारा अडानी से नहीं, लड़ाई हमारा कंपनी से नहीं है, कंपनी के विचार से है। अगर उद्योग नहीं आएगा तो हमारे यहाँ तो बेरोजगारी होगा, ऐसे भी बेरोजगारी का माया छपा हुआ है। आप लोग एक बार अडानी घूम के आइए, हमको बता, हम लोग तो 3-4 दिन आंदोलन में भी बैठे थे सहयोग में, रैयतों को जो है अभी तक स्थानीय नौकरी में नहीं रखा गया है। तो कमजोरी यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों का है, जनप्रतिनिधियों का कमजोरी है, और वो दूसरे तीसरे मामला में हम लोग को उलझा के बस काम अपना निकाल लेता है। हमको आप बताइए ना कि अभी हमारे यहाँ सांसद अभी अगर स्ट्रांग होते, 25% बिजली का जो मांग आज से नहीं है, अभी तो हमको लगता है अडानी का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कॉपी में लिखा हुआ है कि 15 पर किलोमीटर के एयर रेडियस में हम बिजली फ्री में दें। 25% बिजली हम प्रत्येक 1600 मेगावाट का 25% बिजली हम झारखंड सरकार को दे हैं 12% उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, 13% उसको मेकिंग चार्ज में देना है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक भी मेगावाट बिजली हमको अडानी से नहीं देगा। क्या बंगाल में ऐसा हो जाता, क्या बिहार में ऐसा हो रहा है क्या? तो प्रॉब्लम कहाँ आ जा रही है? क्योंकि विपक्ष में लड़ने वाले जो हैं, देखिए विपक्ष में लड़ने वाले कमजोर पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। विपक्ष में लड़ने वाले को जेल भेज दिया जाता है। तो क्या जेल की दीवारें जो है, जेल की सलाखें उस चीज को रोक पा रही है? रोक ली। अगर आज आप देख लीजिए, आज अडानी का आप चर्चा अगर उठ गया है, अगर हमारे स्थानीय विधायक प्रदीप यादव जी नहीं रहते, आज वहां के किसान को पूछ लीजिए, क्या उनको 53 लाख रुपया प्रति एकड़ जमीन का पैसा मिल पाता? वहां के रैयतों को पूछिए। और आज वहां के रैयत ये बात बोल रहे हैं कि प्रदीप यादव का उस समय अगर बात मान लेते तो शायद आज हम लोग के साथ ये स्थिति नहीं होता। उस समय भी प्रदीप जी अडानी कंपनी के विरोध में नहीं थे, उसके नीति और सिद्धांत के विरोध में थे कि तुम अगर बिहार में 1 एकड़ का 1 करोड़ रुपया दे रहे हो, बंगाल में 1 एकड़ का 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हो, तो तुम हमारे यहाँ 22 लाख 23 लाख रुपए रेट कैसे फिक्स कर दिए? और आपको अगर पता हो, नहीं बता देते हैं, हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण बिल 2013 मनमोहन सिंह के समय में पारित हुआ था, जिसमें ये प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र अधिकार दिया गया था कि आप अपने राज्य का जमीन किसी भी उद्योग की नजर में दे रहे हैं तो उस जमीन का रेट आप अपने स्तर से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, रघुवर दास हमारे मुख्यमंत्री थे, वो रेट बढ़ाई नहीं, रेट घटा दिए। अगर यहाँ पे आज 1600 एकड़ जमीन अडानी के द्वारा लिया गया, और इमेज कीजिए कि अगर यहाँ 1.5 करोड़ रुपया प्रति एकड़ मिलता तो कितना पैसा मिलता, और अभी मिनिमम 50 लाख रुपया प्रति एकड़ मिला, तो 1600 इंटू 101 करोड़ कितना पैसा हुआ? ये 1600 करोड़ रुपया का बंदरबाट कहाँ हुआ? ये तो साफ निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का बात है। और जब हमको अभी आप सुने होंगे कि अडानी के चलते उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया गया। हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन अडानी को तब मानेंगे जब वो हमको 25% बिजली यहाँ देता, झारखंड को देगी, यहाँ पे एक रोजगार का हब बनता, तब हम इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन मानते हैं। आपको पता होगा कि अडानी को टैक्स भी नहीं दे रहा है झारखंड सरकार को, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है वो, तो टैक्स में भी उसको रिबेट है। वो तो उसका नियम ही है, टैक्स में भी उसको रिबेट है। तो हम उसको अगर टैक्स में रिबेट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? इससे फायदा हमको अडानी से क्या हो रहा है? हमको ये बताइए, अडानी से हमको फायदा क्या हो जा रहा है? तो यहाँ पिस रही ओवरऑल गोड्डा की जनता, गोड्डा की जनता को अडानी से फायदा क्या हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है हमको? अडानी से ये जानना चाहते क्या फायदा हो रहा है? जब इसको गंगा किनारे का ही पैसा, पानी ही का जरूरत था, भैया आप कहलगांव ले जाते ना, आपका घर था सांसद महोदय का, ले जाते कहलगांव, बगल में गंगा था, लगा देते पावर प्लांट। फरक्का ले जाते, क्या दिक्कत था? बांग्लादेश को भी बिजली देता, फरक्का से ज्यादा बिजली, क्या दिक्कत था? क्योंकि यहाँ पब्लिक को बुर्बक बना के पैसा भजाना था। बंगाल के आदमी को नहीं टक पाएगा, कहलगांव में दुबे जी का नहीं चलेगा, क्योंकि आदमी वहां होशियार है। हम लोग को यहाँ पे लड़वा के फल्ला को फल्ला से लड़वा दो, फल्ला को फल्ला का नहीं होता है कि एक देहात रहा था, कहावत दे रहा था, यहाँ पे डायलॉग दे रहा था कि सबसे पहले ये लोग ब्राह्मणों को टारगेट किया। उस क्षेत्र के ब्राह्मण के पास जमीन था सबसे ज्यादा, ब्राह्मणों को टारगेट किया, बेचारे सब बाहर रहते थे, टारगेट किया, तुम अगर जमीन नहीं दोगे तो यही सब जोत रहा है, खा रहा है, तुमको क्या दे रहा है, दे दो जमीन। फिर उससे और उसके बाद जिसका जमीन था वहां पे हमारे मंडल समुदाय का, शाह समुदाय का, उसको फिर तोड़ा गया यादव से, यादव को तोड़ा गया एससी से, एससी को तोड़ा गया एसटी से। इस तरह तोड़ के डिवाइड एंड रूल करके सबका जमीन ले लिया। अंग्रेजों की नीति को अपनाया। उसमें कुछ लोकल सहयोग करने वाले हमारे कर्णधार जो भी करोड़पति बनके बैठे हुए हैं। खैर, अगर मैं आवंटन की बात आपने की है, तो जैसा कि मैया सम्मान योजना भी दे रही है सरकार,
उस पैसे का भी तो उपयोग कर सकते थे। देखिए, मैया सम्मान योजना का हम तो भाजपा की तरह जुमला, चुनावी जुमला तो नहीं बोल सकते हैं। नहीं, भाजपा कोई भी सरकार करे, मेरा ये कहना नहीं है। हम बता रहे हैं, हम भाजपा की तरह अमित शाह एक बार आए टीवी पे बोल दिए ये तो जी चुनावी जुमला था। हम तो चुनावी जुमला नहीं बोल सकते हैं। हम तो, मेरे पास पैसा का कमी कहाँ है? 1,36,000 करोड़ मेरे पास मेरा रॉयल्टी का पैसा है। 55,000 करोड़ रुपया मेरे पास जीएसटी का पैसा है। दे दे भारत सरकार, हम दिखाते हैं मेरा राज कैसे चलता है। क्यों नहीं दे रही है सरकार? नहीं दे रही है, दे देगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे ना, हमारा राज आगे बढ़ जाएगा। हमें हमारा 1,36,000 करोड़ दे दे और 55,000 करोड़ दे दे। केंद्र अपना ये जो क्या बोलते हैं, वो जो हम लोगों को बीच बीच में सहयोग राशि देते हैं आवंटन केंद्र का, वो भी ना दे चलेगा। मेरा रॉयल्टी और जीएसटी का पैसा हमको दे। मतलब इससे मैया सम्मान पर कोई असर नहीं। आप छोटा सा उदाहरण देते हैं, बगल में बिहार है ना, यहाँ हमारा झारखंड है, पंजबारा में बगल में मेरा पड़ता है, वहां मनरेगा का प्रत्येक महीना पेमेंट होता है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्या कर रहा है हमारा जिला का, हमारा लोकसभा का सांसद, झारखंड का सांसद क्या कर रहा है? बिहार में सांसद नहीं है बीजेपी का, वहां प्रत्येक महीना नरेगा का पेमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल तो उठता है ना यहाँ के सांसद पे, यहाँ के भाजपा की टीम पे। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरा फिर से वही सवाल है कि कमजोर पड़ रही है राज्य की सरकार। नहीं, राज्य की सरकार कमजोर नहीं पड़ रही है। राज्य की सरकार अपनी आवाज को पहुंचाने, इधर भी बेचारे हमारे सीएम साहब क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री से मिले हैं केंद्र में, राज्यपाल से स्पेशल भेंट करके डिमांड किया गया है, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किए हैं, अमित शाह जी आए तो उनसे आग्रह किया गया है। हाँ ठीक है, भाजपा में हमारे गडकरी जी हैं, उनका हम लोग तारीफ करते हैं। उनका सोच कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के लेवल पे उनका हम तारीफ करते हैं। अगर केंद्र में भारतीय हमारे केंद्र सरकार में अगर सबसे अच्छा कोई लीडर है तो गडकरी जी, जो हम अपने गारंटी पे बोल सकते हैं कि उनके जैसा व्यक्ति अभी भाजपा में कोई नहीं है, जो प्रत्येक राज्य को, एस जयशंकर जी, नहीं हम इनसे ज्यादा नहीं मानते हैं किसी को। ये एक देश के मंत्री की हैसियत से किसी राज्य को आवंटन देते हैं, ये वो देख के नहीं देते हैं गडकरी जी, ये भाजपा का सरकार यहाँ नहीं है, कांग्रेस की है, वो चीज नहीं है उनके अंदर। वो उस राज्य को कितना सुविधा दे सकते हैं, वो किसी की भी सरकार हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। इस मामले में गडकरी जी का, अगर हम पूरे भाजपा टीम में अगर किसी का तारीफ अपने अंदर से निकलता है तो गडकरी जी के बारे में, क्योंकि उनका जो सोच है, ख्यालात है, वो और भी भाजपा का नेता से बहुत अच्छा है। तो झारखंड सरकार अभी बेरोजगारी पे भी थोड़ी सी खिसकती जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 10 साल, मतलब कि पिछले टेन्योर में भी, देखिए अब अभी हम बता दे रहे हैं कि हमारे सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाला भी गया था, लेकिन जो लीक जो हो रहा है, पेपर लीक इस राज्य में हो रहा है, बहुत सारे पेपर लीक हमको लगता है कि हमारे यहाँ से ज्यादा बिहार में हुआ। तो क्या कंपटीशन कर रही है? नहीं, हमारे यहाँ पे आप पहली बात को समझिए, अगर इसमें झारखंड सरकार अगर कर रही है तो आप बताइए, झारखंड सरकार ने इस पे जांच करवाया, जो दोषी था उसको जेल भेजा, झारखंड सरकार अगर मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है तो आप बताइए। हमारे यहाँ अगर आईएएस है तो हमको लगता है कि आज भी हमारे राज्य में 60% आईएएस आउट ऑफ स्टेट, हमारे स्टेट का नहीं है। उसका क्या विजन है, वो क्या करना चाह रहा है हमारे राज्य के साथ, हम तो नहीं जानते। तो आईएएस तो हालांकि ये केंद्र लेवल की चीज है, तो उसमें हमको ये बताया जाए ना, हमारा सीएम का, हमारी सरकार की क्या गलती? ऐसा रहे कि नहीं हेमंत सोरेन जी पेपर लीक करवाने के लिए अग्रसर थे, इन्हीं ने लीक करवाया, ऐसा अगर कोई बात है तो बता दीजिए। वैसे कोई बात नहीं, हालांकि ठीक है। रही बात, क्योंकि आप स्टूडेंट लीडर पे रह चुके हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो जेटेट करवाना था या फिर इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी मेरे साथ सबसे बड़ा समस्या क्या है आप समझिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ का जो स्थानीय नीति है वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो बेरोजगारी का है, आदमी समझ, ठीक है, बहुत समझ रहे हैं, तो इस बात का चर्चा बंद हो गया। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्थानीय नीति का, ठीक है, और आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का। आपको पता होगा कि दुमका जिला में अगर अभी कोई वैकेंसी निकलेगा, मेरा पाकुड़ में कोई वैकेंसी निकलेगा, तो उसको ओबीसी को जनरल कैटेगरी में जॉब करना होगा। वहाँ एसटी, एससी और जनरल है, ओबीसी नहीं। इस बात को आदमी समझ नहीं रहा है। हमारे गोड्डा जिला में ओबीसी को मात्र 13% आरक्षण। एक बार आप सुने होंगे 13 जिला भारतवासी, 11 जिला भारतवासी, 13 जिला झारखंडवासी। ये रघुवत जी का किया हुआ खेला है। तो हम लोग जो है ना, भारतवासी में गोड्डा जिला में कोई भी आदमी आके नौकरी कर सकता है, हाँ, लेकिन हम जाके दुमका में नहीं कर सकते। ये चीज तो पूरे झारखंड पे लागू होता है। ये अब इस चीज को सुधारने के लिए जब हमारे सीएम साहब निकले, जो हम लोग जोहार यात्रा भी निकाले थे, उसमें जितने भी दल के विधायक थे, 81 में से 78 विधायक ने सहमति दिया था विधानसभा में, यहाँ 27% ओबीसी आरक्षण और स्थानीय नीति लागू होना चाहिए, जिसको राज्यपाल के माध्यम से
सदन में जाना था। और आपने देखा होगा कि जैसे राज्यपाल के पास गया तो रात भर में राज्यपाल ही चेंज हो गया, क्योंकि ना वो सदन तक जाएगा ना सांसद को वहां मोदी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। कि अगर झारखंड में, हम तारीफ करते हैं हमारे पूर्व विधायक अमित मंडल जी का, इन्होंने भी सहमति दिया था कि ओबीसी आरक्षण 27% आरक्षण लागू होना चाहिए। अगर झारखंड में 81 में से 78 विधायक ने ओबीसी आरक्षण और स्थानीय नीति पे मुहर लगा दिया, ये चैलेंज उस समय के तत्कालीन सांसदों को था कि हम इसको लोकसभा में पारित करवा पाएंगे कि नहीं करवा। तो वो लोग को जब ये डर सताया, क्योंकि सारे सांसद तो बाहर ही थे यहाँ का, एक सुनील जी को छोड़ के, एक जयंत जी को छोड़ के, जयंत जी और सुनील जी ने इस पे आवाज उठाया था, आपने देखे होंगे, टिकट ही कट गया, ना तुम रहोगे ना बोलोगे। तो ये स्थिति है भाजपा का। तो यहाँ आदमी बहुत कुछ अपना टिकट बचाने के लिए भी नहीं बोल पाता है। खैर, अगर इतने बड़े लेवल पे अगर नहीं जाऊं, गोड्डा की ही बात कर, तो गोड्डा की जनता को कैसी लगती है? प्यारी है जनता, थोड़ी चला? देखिए, नहीं, गोड्डा ठीक है। और हकीकत बता दें कि हमको 2-4 दिन भी गोड्डा से बाहर जाते हैं तो मन नहीं लगता। हमको गोड्डा से बहुत प्यार है। गोड्डा के आदमी भी बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, आपके मुंह पे जवाब देने वाले हैं। आप सही हैं तो सही जवाब देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ऐसे आदमी हमको बहुत पसंद है। अगर हमसे भी गलती होती है, हमें भी बोलता है विकास तुम इस जगह पे गलत हो, ऐसे आदमी को हम बहुत पसंद करते हैं। सर, आपसे बात करके बहुत सारी जानकारी मिली और बहुत अच्छा भी लगा। साथ ही साथ मैं अपने झारखंड एडवेंचर के जितने भी दर्शक हैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि इसी तरह का वीडियो हम लोग लाते हैं और लाते ही रहेंगे। हालांकि कुछ देरी होती है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, उस बात को लेकर आप लोग नाराज ना होइए। विकास भैया से बात कर अच्छा लगा। अगर विकास भैया आप कुछ हमारे दर्शकों को बोल। चलिए भाई, आप लोग को जोहार है, नमस्कार है, और इनके चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए। हमारी शुभकामना आपके चैनल के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।